दोस्तों, पश्चिम बंगाल और असम में मिली करारी हार के बाद पूरा का पूरा विपक्ष बैकफुट पर है और इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से भाजपा से लड़ा जाए। तो ये लोग एक बार फिर से चुनाव आयोग को और ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सारा दोष इस पर ही डाल रहे हैं। पर राजदीप, यानी कि वो राजदीप जिसकी खुद की बीवी टीएमसी से सांसद है, जिसे ममता बनर्जी ने राज्यसभा भेजा हुआ है, वो लाइव टीवी पर बैठकर इन लोगों की पोल खोल रहा है और इस सबको थेट्रिक्स बता रहा है, यानी कि नौटंकीबाजी बता रहा है। अभी लाइव टीवी पर भले ही इसने ये सब बोल दिया हो, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि घर जाकर इसे खाना तो नहीं मिलने वाला और हो सकता है ये सब बोलने के बाद इसे सोफे पर ही सोना पड़े, क्योंकि इसकी बीबी इसे घर में तो नहीं घुसने देने वाली। बाकी किस तरह साजी अजूबा हुआ है और राजदीप ने विपक्ष वालों की ही पोल खोली है, आप खुद देखिए। पर राजदीप जी, पूरे चुनावों से पहले आप पश्चिम बंगाल चुनावों पर विश्लेषण आपने नहीं किया और मैं समझता हूं कि उसके कारण थे, आपने बताया है वो कि लोग उसकी अन्यत्र व्याख्या करने लगते। पर अब चुनाव के नतीजे आ गए हैं। मुझे ये बताइए कि ममता बनर्जी का जो रिएक्शन है चुनावों पर कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं राज्यपाल को जाकर के नहीं दूंगी इस्तीफा, चुनाव आयोग असली विलेन है, भाजपा से के साथ मिलकर के 100 सीटें हमारी लूटी गई, अब मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूं, मैं आजाद पंछी हूं। ये जो विपक्ष का रिएक्शन है, इसमें अखिलेश यादव और कांग्रेस की ओर से भी समर्थन आया। इसको लेकर के कई बार विपक्ष से सहानुभूति रखने वाले पॉलिटिकल पंडित्स भी कहते हैं कि ये शायद अब करने से बाज आना चाहिए क्योंकि ये अच्छी मैसेजिंग नहीं जाती है। जो उनका रिएक्शन है, क्या आपको लगता है कि वो लोकतंत्र के आचरण के अनुरूप नहीं है? देखिए, मुझे लगता है चुनाव के बाद जो हारता है उन्होंने हार स्वीकारनी चाहिए, कोई भी जैसे भी हो। या अगर आपको मेरी तो राय कुछ और है, अगर आपको लगता है कि चुनावी प्रक्रिया में धांधली हो रही है, कि इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं कर रहा है, तो बॉयकॉट कीजिए। एग्जैक्टली। देखिए, चुनाव होने के बाद हमने महाराष्ट्र में भी देखा, चुनाव होता है, भाजपा जीतती है, राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी। बंगाल में चुनाव होता है, चुनाव के बाद कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं थी, ये चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं था, मैं ये हार नहीं मानूंगी। अगर आपको पहले से लगता है, क्योंकि पहले से ये अब एक नैरेटिव बन गया है, वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, तो आपको कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो के पहले, चुनाव के बाद नहीं। एक बार चुनाव के नतीजे, आपने उस चुनाव में शामिल रह गए, आपके 80 लोग जीते हैं, क्या आप हमें कह रहे हैं वो 80 लोग जो जीते हैं उनका जो चुनाव था वो निष्पक्ष था, और जो 2207 जो बीजेपी के जीते हैं वहां कोई धांधली हुई है? ये जनता को ये बात पचेगी नहीं। ममता बनर्जी अपने आप को, जो सेल्फ इमेज उनकी है, जो उनको अपनी इमेज है, वो ये है कि मैं विक्टिम हूं, मैं अंडरडॉग हूं, दुनिया मेरे खिलाफ है, मैं अकेली लड़ रही हूं, एक अकेली महिला पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है। ये उसी का है, ये स्वरूप उसी का है कि आपने पूरे सिस्टम को रिग किया है, फिर भी मैं लड़ती रहूंगी और मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी, क्योंकि अगर रेजिग्नेशन दूं तो एक तरह से मैं आपका डोमिनेंस मान रही हूं। ये उनके पोजीशन, ताकि उनके वर्कर्स का जो हौसला, जो मनोबल है, वो कम से कम थोड़ा तो रहे, क्योंकि इसके बाद ममता बनर्जी 80 सीट के बंगाल में हमने देखा, एक बार लेफ्ट वहां स्थापित हुई, 30 साल वहां उन्होंने डोमिनेट किया वहां की राजनीति। ममता बनर्जी ने 15 साल किए। अब वापसी करना बंगाल जैसे राज्य में डिफिकल्ट है। तो उनका जो ये रवैया था, वो जानती थी कि सरकार तो बननी है बीजेपी की, लेकिन कम से कम एक पॉलिटिकल थिएटर किया जाए जहां मैं दिखाऊं कि दुनिया मेरे खिलाफ, मैं आपके बनाए हुए रूल से नहीं चलूंगी। आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन आपने ये चुनाव असंवैधानिक तरीके से किया, इसलिए मैं नहीं मानती। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं, जहां एक तरह से मुस्लिम वोट बैंक की हम हमेशा बात करते थे, अब हिंदू वोट बैंक आ गया है, खासकर कि उन राज्यों में जहां मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, मुसलमानों की। असम लीजिए 40%, बंगाल लीजिए 28%, ऐसे राज्यों में एक हिंदू कंसोलिडेशन है और बीजेपी ने इसको खेला है। इससे कोई, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी जिसकी बात आप कर रहे हैं, आप उनके स्टेटमेंट्स देखिए ना, वो क्या कह रहे हैं कि मैं हिंदू वोटरों का आभार हूं। पोलिंग बूथ के बाहर कहते हैं हिंदू जाग उठा है। आप सोच सकते थे ये होता इस देश में 25 साल पहले? अगर होता तो हम कहते ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये कट्टरवादी है। आज वो जिसे 20-25 साल पहले कट्टरवादी कहते, आज वो मुख्यमंत्री बंगाल जैसे राज्य के बन रहे हैं।
तो एक नॉर्मलाइजेशन हो गई है, ये हिंदू वोट बैंक की राजनीति की एक नॉर्मलाइजेशन हो गई है, और उसको काउंटर करना मुश्किल है। पर क्या आपको लगता है कि वो एक रिएक्शन के तौर पर हुआ है? देखिए, रिएक्शन का मैं आपको उदाहरण देता हूं। क्योंकि ममता बनर्जी पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति वो कर रही है। देखिए, ये आपकी बात का मुस्लिम अपीजमेंट हुआ ना हुआ इस पर हम डिबेट कर सकते हैं। मुसलमानों की स्थिति आप बंगाल में देखिए, हर इकोनॉमिक या इनकम पैरामीटर में वो नहीं, पर मैं उदाहरण दे रहा हूं बांग्लादेश का। वो दीपू दास को लिंच किया गया वहां बांग्लादेश में, मुझे लगता है नवंबर दिसंबर की घटना हुई। बीजेपी ने बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन कोलकाता के बाहर शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने साधु संत भी लाए थे, वहां प्रदर्शन किया और उन्होंने बैरिकेड जो है तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। पुलिस और क्या करती जब आप, लेकिन उसकी जो तस्वीरें थी, उसके जो व्हाट्सएप मैसेजेस गए, देखिए वहां बांग्लादेशी हिंदुओं को मारा जा रहा है, यहां हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। ये एक नैरेटिव बन गया ना, उस नैरेटिव से उभरना बहुत मुश्किल है। और ये मुस्लिम अपीसमेंट की जो बात करती है कि मौलवी को कुछ दान दिया जाता है, पंडितों को नहीं, उसके बाद ममता बनर्जी को उसमें वो जान गई 2 साल पहले, इसलिए वो जगन्नाथ धाम का मंदिर बनाना पड़ा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति में वो फंस गई, ये मैं बात आपकी मानता हूं, क्योंकि एक बार आपकी छवि बन जाए ना मुस्लिम अपीजर, उसके बाद आज की राजनीति में, एक जमाने में यू कुड गेट अवे विद इट, अब नहीं, क्योंकि एक ऐसी पार्टी आ गई ना भाजपा की। एक बात है कि बीजेपी केंद्र में सरकार है, तमिलनाडु में बीजेपी इस समय कोई फोर्स ही नहीं है, एक विधायक है उनका, पर जो केंद्र में और समूचे देश में जो शक्ति, राजनीतिक शक्ति बनकर के उभरी है, तमिलनाडु की राजनीति को बीजेपी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो करती है या कर सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यह बहुत फेवरेबल सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रही होगी कि जहां टीवीके के साथ कांग्रेस के अलायंस वाली गवर्नमेंट है, तो वो चाहती रही होगी, इस तरह की खबरें हमने देखी कि कांग्रेस बाहर हो जाए और एआईएडीएमके के कुछ लोग या एआईएडीएमके पूरी पार्टी टीवीके के साथ चली जाए। मान लीजिए, अब तो खैर मौजूदा सिनेरियो में लेफ्ट के समर्थन से, और जिसको पहले दलित पैंथर्स पार्टी कहा जाता था, अब जिसको वीसीके कहते हैं, उसके 2 विधायकों के समर्थन से सरकार विजय बना रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में, इस चूंकि ये फ्रेजाइल गवर्नमेंट होगी, भूमिका आप किस तरह से देखते हैं? क्या भूमिका बीजेपी की इसमें होगी, या उसके लिए फेवरेबल सिचुएशन राजनीति के लिहाज से तमिलनाडु में क्या होगी आने वाले 6-8 महीनों में? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात कुलदीप 100% मानता हूं कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि विजय और कांग्रेस की सरकार बने, और खास करके 2029 लोकसभा, क्योंकि बीजेपी की अब निगाहें इस चुनाव के बाद पूरे जिस तरह से बंगाल में जीत हुई है, जो चुनावी निकाला है 2029 का चुनाव है, 2/3 बहुमत कैसे मिलेगी, जिसमें तमिलनाडु एक बड़ा हिस्सा है, 39 एमपीज वहां से आते हैं। अगर विजय और कांग्रेस 2029 चुनाव तक रहते हैं तो कौन जाने, तमिलनाडु की जिस तरह से चुनाव होते हैं एक तरफा अक्सर होते हैं, तो वो एक डर था, तो वो उसे रोकने की कोशिश जरूर हो रही थी थ्रू एआईडीएमके। एआईडीएमके एक तरह से प्रॉक्सी थी, इस बात में कोई, और आज एमएबीबी ने तो खुलासा किया है, जो लेफ्ट के नेता है, उन्होंने कहा कि उनको जो कहा गया था कि एआईडीएमके और डीएमके साथ आ सकते हैं और एआईडीएमके को बाहर से समर्थन डीएमके दे सकती है, इनको फोन भी आया, इसलिए तब उन्होंने कहा नहीं, ये बीजेपी का प्लान है, हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं। ये रही एक बात जो हुई है। लेकिन आप ये भी सोचिए, डीएमके ने क्या किया आज, कनिमोड़ी ने लिख दिया है साफ स्पीकर को, लोकसभा ओम बिरला को, कि हम अब कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, हम अलग बैठेंगे। अब एक और स्थिति उभर कर आ सकती है कि आप सोचिए, एक बड़ी द्रविड़ीय पार्टी डीएमके क्या बीजेपी के साथ जाएगी? अब बीजेपी चुन सकती है 2029 चुनाव के पहले डीएमके के साथ जाए या एआईडीएमके के साथ जाए। तो कांग्रेस ने, जैसे मैंने कहा, गैम्बल किया है, आपने अपने सब अंडे अब विजय के बास्केट में रखे हैं। एक कांग्रेसी नेता मुझे कह रहा था, इससे हमें एडवांटेज ना केवल तमिलनाडु में मिलेगा, लेकिन विजय की लोकप्रियता पूरे दक्षिण भारत में है। अब ये परखेंगे ना, क्या वाकई उनकी उतनी लोकप्रियता पूरे दक्षिण भारत में, क्या वो सरकार चला पाएंगे? तो एक तरफ चेन्नई में जरूर सरकार बन गई कांग्रेस की, लेकिन जब लोकसभा के नंबर आएंगे, सोचिए अगर आप अब कोई बिल बड़ा आया, जो जिस तरह से जब विमेन्स रिजर्व नारी शक्ति बिल आया था, डीएमके कांग्रेस के साथ था, अब क्या कांग्रेस के साथ रहेगा? मुश्किल है, क्योंकि स्टालिन बहुत गुस्से में है, दिखाया नहीं है गुस्सा। उनके करीबी ने मुझे कहा, इतना गुस्सा स्टालिन को है कि आप जाते हैं लेटर ऑफ सपोर्ट देने, हमको बताते भी नहीं है।
आप हमारे साथ लड़ते हैं चुनाव प्री पोल अलायंस में, कम से कम जो अलाय आपके साथ 15 साल 20 साल से रहा है उनको बताइए तो क्या इतनी जल्दबाजी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाजपा जो है अब डिसाइड करेगी अगले 1-2 साल में कि तमिलनाडु की राजनीति में किस द्रविडियन पार्टी के साथ जाना। अगर एआईडीएमके उनको कमजोर लगे तो हो सकता है डीएमके के साथ टाई अप करे। तो तमिलनाडु की राजनीति बदलने वाली है कुलदीप, इतने आसानी से नहीं कि आज विजय जीत गए इसका मतलब पूरी तरह से खेल खत्म। पिक्चर अभी बाकी है तमिलनाडु में। वी हैव नॉट सीन द लास्ट एक्ट, सर्टेनली नॉट बिफोर 2029 अगर ये सरकार तब तक रहे। वेल मेरे हिसाब से ऑनेस्टली बताऊं तो मैं विजय को कुछ पर्सनली नहीं जानता, विजय को पॉलिटिकल नेता के तौर पर तो नहीं जानता। एक इंसान चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन नेता कैसा साबित होगा ये आने वाले समय में ही पता चल जाएगा। लेकिन जाने क्यों जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे केजरीवाल की याद आती है और अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि आने वाले टाइम में हो सकता है इसका हाल भी केजरीवाल जैसा हो जाए, क्योंकि ना तो स्टालिन इसे आसानी से अपनी दुकान जमाने देगा और ना ही बाकी लेफ्ट वाले और ना ही कांग्रेस। वहां पर एक नहीं कई पार्टियां हैं जो कि विजय की पार्टी को खा जाएंगे। हालांकि अभी तो भाजपा का वहां पर कोई वजूद नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में भाजपा भी वहां पर इसी तरह की एक बड़ी पार्टी बनकर उभर जाए और फिर विजय का मुकाबला भाजपा से भी होने लगे। प्लस ये सारी पार्टियां तो है ही हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।